नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 थिंग्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को किसने और कब डिस्कवर किया। फिर हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखेंगे, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। एंड देन ये जो स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, आप देख रहे हैं नंबर 3 में। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को प्रूफ किसने किया था। एंड देन फिर इसके थर्मोडायनामिक प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ जो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है हु डिस्कवर्ड एंड व्हेन। देखिए ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसे सबसे पहले जोसेफ स्टीफन ने, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, जोसेफ स्टीफन ने डिस्कवर किया था, जिनका कार्यकाल 1835 से 1835 से 1893 तक था। इन्होंने इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को बनाया था। देखो स्टार्टिंग में हम लोग इसे केवल स्टीफन्स लॉ कहते थे, क्योंकि इसे स्टीफन ने, है ना, ऐसा कहें जोसेफ स्टीफन ने पोस्टुलेट किया था, बताया इसके बारे में। दैट्स वाई इसे हम लोग स्टार्टिंग में क्या कहते थे, स्टीफन्स लॉ। लेकिन बाद में क्या हुआ, थ्योरेटिकली या ऐसा कहें थर्मोडायनामिकली, है ना, बोल्ट्जमैन ने, मतलब लडविग बोल्ट्जमैन एक्चुअली में जोसेफ स्टीफन के स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रूफ किया। एंड देन हम लोग उस प्रूफ के बाद जो स्टीफन्स लॉ था उसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहने लगे। सो ये समझ पा रहे हैं हु डिस्कवर्ड एंड व्हेन, है ना, हमारे जोसेफ स्टीफन ने 1879 में इस लॉ को डिस्कवर किया। जो लॉ कहता ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और इसके परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट टाइम में उस यूनिट एरिया से जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन का एनर्जी इमिट हो रहा है, वो एनर्जी आपका इस बॉडी के टेम्परेचर के, है ना, 4th पावर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, और यहाँ पर एक ये यूनिट एरिया है, और ये जो है आपका पर यूनिट टाइम में जो इमिशन हो रहा है वो है, मान लेते हैं E लैम्डा। समझ पा रहे हैं। और मान लेते हैं कि इसको जो रेडिएशन मिला, है ना, वो A है, तो हमारा और एक और चीज़ को एनर्जी जो है इसका, उसको E ले लेते हैं। तो स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में परफेक्टली ब्लैक बॉडी से इमिट होगा, निकलेगा, वो एक्चुअली इस बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा T पे पावर 4, जहाँ पर ये जो सिग्मा है प्यारे व्यूवर्स, इसको कहते हैं हम लोग स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं, और इस स्टीफन्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है आपका 5.67 इंटू 10 पे पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, पर केल्विन पे पावर 4 ये होता है। समझ पा रहे, है ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, क्या कहता है स्टीफन्स लॉ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम per unit area of a perfectly black body is directly proportional to the 4th power of the temperature of the body, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, आपका यूनिट एरिया है, और पर यूनिट टाइम में जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इधर से इमिट हो रहा है ना, वो इतना है जो हम लोग दिखाए हैं, और इसका एनर्जी E है, और इस बॉडी का टेम्परेचर T है। तो ये जो एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, ये इसके बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टीफन्स लॉ। दिस इज व्हाट स्टीफन्स लॉ स्टेट्स, है ना, मतलब स्टीफन ने ये लॉ दिया हमें। जोसेफ स्टीफन 1835 to 1893, an Austrian physicist, gave Stephen's law in 1879, which states that the amount of energy of thermal radiation emitted per unit time per unit area of a perfectly black body is directly proportional to the 4th power of the temperature of the body, है ना। E जो है आपका
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, टेम्परेचर के 4th पावर पर, ओके, बॉडी का जो टेम्परेचर है। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, E इज इक्वल टू सिग्मा टी पे पावर 4, ओके। यही है आपका स्टीफन्स लॉ, और इसी को हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो है ना, जोसेफ स्टीफन के एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम था लडविग बोल्ट्जमैन, ओके, लडविग LUDWIG, है ना, उन्होंने इसको थर्मोडायनेमिकली प्रूफ किया था, इसलिए स्टीफन्स लॉ को बाद में हम लोग स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ कहने लगे, ओके। और ये जो सिग्मा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपका इक्वल होता है 5.67 इंटू 10 पे पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, केल्विन पे, है ना, पर केल्विन पे पावर 4, ओके। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है ना, स्टीफन कांस्टेंट्स का जो वैल्यू है किसी किसी अलग अलग बुक्स में क्या होता है, जूल्स में भी दिया होता है, ओके। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक तरीका है स्टेटमेंट को लिखने का, और दूसरा जो तरीका है ना, वो कुछ इस प्रकार का है। इस तरीके से भी आप चाहो तो स्टेटमेंट को लिख सकते हो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के स्टेटमेंट को, ओके। यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, इट स्टेट्स दैट, ओके, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट्स सिंबल्स एज E इज इक्वल टू सिग्मा टी पे पावर 4, ओके। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट, और इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ओके। सो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, अभी तक हम लोग इसके स्टेटमेंट और ये देखे कि भैया कौन और कब इसे प्रूफ किए थे, ठीक है ना, मतलब डिस्कवर किए थे, माफ कीजिएगा, प्रूफ नहीं, डिस्कवर किए थे, ओके। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का, ओके, इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए, ओके। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए मान लीजिए प्यारे व्यूवर कि ये कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, मान लेते हैं ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ओके। तो हमारा ये जो स्टीफन्स लॉ है ना, या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है ना, ये कहता क्या है, ये केवल और केवल इमिशन के बारे में हमें बताता है, ओके। मतलब है कि यहाँ से जो इमिट हो रही है थर्मल रेडिएशन, ओके, उसका जो एनर्जी है वो इसके टेम्परेचर के 4th पावर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये केवल और केवल इमिशन के एनर्जी की बात कर रही है, ओके, है ना, केवल और केवल इमिशन की एनर्जी की बात कर रही है। यहाँ पर ये बॉडी कितना हीट लॉस्ट करेगा इसकी बात नहीं करेगी, है ना। देखिए मान लीजिए कि अगर हम लोग कहें कि ये जो बॉडी है, ओके, इसको हम लोग कुछ रेडिएशन दिए, या इसको कुछ रेडिएशन मिला A, और इसने क्या किया, है ना, कुछ रेडिएशन B इमिट कर दिया, ओके। तो ये जो रेडिएशन इसने इमिट किया ना, ये रेडिएशन इसके बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ना कि ये कितना अमाउंट रिसीव किया है, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, द लॉ इन द अबव फॉर्म, ओके, रेफर्स टू द इमिशन ओनली, है ना, केवल और केवल इमिशन की बात की गई है यहाँ पर, नॉट टू द नेट लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी आफ्टर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स, ओके, ओके। नेट लॉस जो होगा हीट का, बॉडी का, क्योंकि सराउंडिंग से एक्सचेंज करेगा, इमिशन करेगा तो एक्सचेंज ही तो हो रहा है यहाँ पर एनर्जी का, ओके। इट सिंपली डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय द बॉडी, हीट जो बॉडी इमिट कर रही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के वर्च्यू पर, ना कि जो रेडिएशन वो रिसीव की है उसके वर्च्यू पर नहीं, जो रेडिएशन है ना वो इमिट कर रही है वो अपने खुद के टेम्परेचर के वर्च्यू के, है ना, टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए वो इमिट कर रही है, ना कि वो कितना रेडिएशन रिसीव की है, ओके। इट सिंपली डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके। इसलिए इस लॉ को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं ताकि हमें नेट लॉस ऑफ हीट के लिए भी इसे हम लोग स्टेट कर पाएँ, इसलिए हम लोग थोड़ा इसे एक्सटेंड करते हैं, है ना। इसका एक्सटेंडेड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। द लॉ कैन बी एक्सटेंडेड, ओके, मे बी, माफ कीजिएगा, द लॉ कैन बी एक्सटेंडेड टू रिप्रेजेंट द नेट लॉस ऑफ हीट, ओके, एंड मे बी इनिशिएटेड एज फॉलोज, इस प्रकार से हम लोग इसको इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए ये क्या रहा है, अ ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, ओके, सराउंडेड बाई अनदर ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0, ओके। हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है जो एक और ब्लैक बॉडी से सराउंडेड है ना, जिसका टेम्परेचर T0 है, नॉट ओनली लॉसेज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, वो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस तो करता ही है, लेकिन वो इतना एनर्जी गेन भी करता है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो लॉस्ट
कर रहा है, पहले वाला जो बॉडी है, टेम्परेचर T वाला जो बॉडी है, जो वो लॉस्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो हम लोग इससे गिवन है, इससे E इज इक्वल टू सिग्मा T पे पावर 4 माइनस T0 पे पावर 4। देखिए इसको अगर थोड़ा समझना चाहें तो मान लीजिए कि ये कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है और ये जो है एक और ब्लैक बॉडी से इनक्लोज है, इसका टेम्परेचर T0 है। तो कह ये रहा है कि, है ना, कह ये रहा है कि ये जो बॉडी है ना, जो पहला वाला जो बॉडी है, ये इतना अमाउंट ऑफ, अगर है ना, इतना अमाउंट ऑफ, अगर कहें तो एनर्जी अगर ये इमिट भी कर रहा है तो ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये गेन भी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लॉस्ट भी हो रहा है, कुछ गेन भी हो रहा है। ओके, तो जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा, ओके, जो लॉस किया जाएगा, ओके, इसके द्वारा, ये अंदर वाले के द्वारा, वो कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा T पे पावर 4 माइनस सिग्मा T0 पे पावर 4। सिग्मा कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, T पे पावर 4 T0 पे पावर 4। कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा जब आप इसे, है ना, नेट लॉस ऑफ हीट के लिए इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को लिखोगे तो नेट लॉस के लिए कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। A black body at absolute temperature T surrounded by another black body at absolute temperature T0, okay, not only loses an amount of energy इतना but also gains an amount of energy इतना, है ना, इतना एनर्जी मिल भी जाता है उसको। Thus the amount of heat lost by the former, मतलब पहले वाला जो बॉडी है जिसको हम लोग दूसरे ब्लैक बॉडी से कवर किए हैं, ओके, पर यूनिट टाइम जो हीट लॉस करती है वो इससे इक्वल है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि इसे प्रूफ किसने किया था। देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा आपको कि हमारे ये जो जोसेफ स्टीफन थे, जिन्होंने 1879 में स्टीफन लॉ को दिया, ओके, उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था लडविग बोल्ट्जमैन, ओके, उन्होंने इस लॉ को थर्मोडायनामिकली डिड्यूस किया और इसी के बाद जो है हम लोग इस स्टीफन्स लॉ को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहने लगे। और उन्होंने ये काम कब किया था, 1884 में किया था प्यारे व्यूअर्स। ओके, नाउ लेटर ऑन इन 1884 अ स्टूडेंट ऑफ जोशन, है ना, जोसेफ स्टीफन, ओके, यहाँ पर ये SEF होगा, ठीक है, यहाँ पर गलती से जोसेफ लिखा गया, जोसेफ है, जोसेफ स्टीफन, ओके, नेम्ड एज लडविग बोल्ट्जमैन, ओके, प्रूव दिस लॉ और डिड्यूस्ड thermodynamically after this Stephen's law becomes Stephen Boltzmann law। तो यहाँ तक आपका पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, है ना, कि किसने और कब डिस्कवर किया, किसने प्रूफ किया, ओके, स्टेटमेंट को कैसे समझे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक है ना। ओके, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी अगर बनेगा तो इसी से बन सकता है यहाँ तक से, ठीक है। अब जो है जो मेन पार्ट है डेट इज थर्मोडायनेमिक प्रूफ, जो ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशंस में पूछता है। थर्मोडायनेमिक प्रूफ को हम लोग करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इनक्लोजर कंसिडर करना होगा प्यारे व्यूअर्स। आशा है कि यहाँ तक का थिंग्स आप समझ गए होंगे। ओके, ये आपका स्टेटमेंट है, ओके, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बाद हम लोग एक और तरीके से हमारा इस लॉ को, है ना, रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए, जिसमें हम लोगों को नेट लॉस ऑफ हीट के बारे में भी पता चला कुछ इस प्रकार से। और ये आपका, है ना, क्यों हम लोग स्टीफन्स लॉ को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, इसका रीज़न। अब चलिए थर्मोडायनामिक प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा प्यारे व्यूअर, इसके लिए हमें जो है एक इनक्लोजर कंसिडर करना होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ABCD ये हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल इनक्लोजर ले लिया है, ओके। बहुत जगह पर यहाँ से AD को भी ज्वाइन किया हुआ रहता है, तो आप ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। सो ABCD क्या है, ये एक आपका सिलेंड्रिकल इनक्लोजर है जिसका वॉल्स परफेक्टली, है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ये जो हमारा सिलेंड्रिकल इनक्लोजर है, इसका जो वॉल्स है ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल्स है और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हर जगह पर यूनिफॉर्म है, मेरे फिगर में नहीं है, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो यूनिफॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो P आप देख रहे हैं, ये पिस्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन भी जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस से बना हुआ है प्यारे व्यूअर्स। अब ये सारी चीज़ें तो इसके बारे में थी, है ना, इनक्लोजर, पिस्टन, इसके बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, मान लीजिए कि ये जो इनक्लोजर है ABCD, इसको हम लोग क्या करें, डिफ्यूज रेडिएशन से फिल्ड कर दे। डिफ्यूज्ड रेडिएशन, है ना, मतलब कुछ एंगल पर फॉल करती है ये रेडिएशन, और कुछ रेडिएशन होता है जो नॉर्मली इंसिडेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज्ड रेडिएशन ले रहे हैं, है ना।
तो इनक्लोजर ABCD जो है प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए इसको हम लोग क्या किए, डिफ्यूज्ड रेडिएशन से, है ना, भर दिए। ओके, जिसका एनर्जी डेंसिटी मान लेते हैं U है, और है ना, ओके, एनर्जी डेंसिटी U है ना, और टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब ये जो एनर्जी डेंसिटी है U, ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर T पर है। और मान लीजिए कि जो वॉल्यूम है हमारा इनक्लोजर का वो भी है। ओके, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा रेडिएशन का, ओके, वो कितना होगा। देखिए हमारे पास U जो एनर्जी डेंसिटी है डिफ्यूज्ड प्रेशर का वो गिवन है। ओके, और इनक्लोजर का जो वॉल्यूम है वो गिवन है। एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। ओके, और टोटल आपका वॉल्यूम कितना है ये। तो मान लेते हैं कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है रेडिएशन का इनक्लोजर के अंदर की बात कर रहे हैं, वो कैपिटल U इज इक्वल टू UV से इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने लिखा है थर्मोडायनामिक प्रूफ, यहाँ से स्टार्ट है। ओके, लेट अस कंसिडर ए cylindrical enclosure ABCD of uniform cross section with perfectly reflecting walls and provided with a perfectly reflecting piston P. Okay, let it be filled with a diffused radiations of energy density U. Okay, diffused radiation जिसका energy density U है। Okay, at uniform temperature. If B is the volume, enclosure की बात हो रही है, then the total internal energy of radiation inside the enclosure, enclosure के अंदर जो total internal energy होगा उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से देंगे, कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल u B, जहाँ पर कैपिटल U जो है ये आपका टोटल इंटरनल एनर्जी है रेडिएशन का इनक्लोजर के अंदर, U जो है आपका ये आपका एनर्जी डेंसिटी, और जो B है आपका वॉल्यूम है इनक्लोजर का। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे का प्रूफ करेंगे। ठीक है प्यारे व्यूअर्स, देखिए मान लीजिए कि ये जो हमारा इनक्लोजर है इसको बाहर से कहीं सराउंडिंग से डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट मिला। ओके, तो होगा क्या, इस डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट के कारण हमारा ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये जो रेडिएशंस होती हैं ना ये गैसेस की तरह बिहेव करती है। क्योंकि देखिए रेडिएशंस के पास भी एनर्जी है ना, एनर्जी पोज कर रहा है, इसके पास भी प्रेशर होता है, क्योंकि जो रेडिएशंस होता है ना वो जिस भी कंटेनर में होता है उस पर, उसके वॉल्स पर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये गैसेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम लोग गैसेस वाला सिस्टम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है इस भाई साहब को, जो हमारा इनक्लोजर है इसको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए तो क्या हुआ, हमारा ये जो पिस्टन है ये ऊपर मूव किया थोड़ा सा, है ना, एक इनफिनिटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस मान लीजिए मूव किया। इससे क्या हुआ कि जो वॉल्यूम था ना इनक्लोजर का वो एक अमाउंट dV से बदल गया। ओके, अब देखिए वॉल्यूम पर अफेक्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है, ओके, और जो टेम्परेचर है इनक्लोजर का इस पर भी थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा। ओके, इस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है रेडिएशन का वो एक स्मॉल अमाउंट du से बदल गया। ओके, है ना, जब हमारा रेडिएशन जो है इस पिस्टन पर कार्य कर रहा था, है ना, एक स्मॉल अमाउंट dW जब कार्य किया तो मान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी में du का बदलाव आया। ओके, है ना, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्यारे व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने बाहर से दिया ये किससे इक्वल है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन से इक्वल होगा। हमें ये पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। और हम लोग ये भी जानते हैं कि dq को ऐसे भी लिख सकते हैं du प्लस pdv के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो p है ना प्यारे व्यूअर्स, p ये एक्चुअली में आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। किसका प्रेशर होगा, प्रेशर होगा आपका डिफ्यूज्ड रेडिएशंस का, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, ये जो इनक्लोजर है इसके अंदर डिफ्यूज्ड रेडिएशंस भरे हैं, तो स्मॉल p जो है ये रेडिएशन का प्रेशर हो गया। चलिए मान लिए। अब देखिए हमें एक और चीज़ पता है प्यारे व्यूअर्स, ये जो कैपिटल U है ये किससे इक्वल है, इसके UV से इक्वल है। तो फ्रॉम 1 हम लोग ये लिख सकते हैं कि d स्मॉल UV प्लस PdV। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। dq इज इक्वल टू du। ओके,
इसके साथ v आ जाएगा प्लस dv इसके साथ u आ जाएगा। ओके, p dv आप इसे ऐसे अगर लिखो कुछ इस प्रकार से कि dq इज इक्वल टू v du प्लस u dv प्लस p dv। ओके ना, कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स क्या हो रहा है, हमारे पास dv और dv ये दो कॉमन आ रहा है ना, लेकिन इसको कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जब रेडिएशन प्रेशर पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि अगर आपका रेडिएशंस जो है ना, जो सरफेस है उसके नॉर्मली अगर इंसिडेंट हुआ है तो जो प्रेशर होता है ना आपका, वो रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन का प्रेशर होता है वो प्रेशर के एनर्जी डेंसिटी से इक्वल होता है। लेकिन प्यारे व्यूअर्स अगर आपका जो रेडिएशन है वो डिफ्यूज्ड है तो उस स्थिति में जो प्रेशर होता है रेडिएशन का वो एनर्जी डेंसिटी के 1/3 से इक्वल होता है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने रेडिएशन लिया है प्यारे व्यूअर वो क्या है, डिफ्यूज्ड है। तो यहाँ पर P के जगह पर क्या करेंगे, हम लोग 1/3 रख देंगे। ये जो P है, ये जो प्रेशर है, इसके जगह पर 1/3 रख देंगे। यहाँ पर देखिएगा dq इज इक्वल टू v du प्लस u dv प्लस 1/3 dv। अब देखो दोनों का dv dv है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। यहाँ पर u/3 होगा ना, u/3, ठीक है, 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी होता है। तो dq इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें तो v du प्लस 4/3u dv आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 तक इस्तेमाल किए थे अभी तक, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। अब देखिए इसको और थोड़ा रिसॉल्व करते हैं। क्या करना चाहिए हमें मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग क्या जानते हैं, है ना, कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है ना वो dq/t से इक्वल होता है ना। कुछ ऐसे लिखते हैं, इफ ds इज द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, मान लीजिए ds जो है आपका चेंज इन एंट्रोपी है, देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो ds है ना ये आपका dq/t से इक्वल है। नाउ dq को आप ऐसे लिख सकते हो tds, सो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। नाउ ऐसा करते हैं, ये जो dq का वैल्यू आया है वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ओके, सो ऑन पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा TDS ओके इज इक्वल टू VDU प्लस 4/3 UDV। अब इस T को इधर ले आइए, है ना, इधर राइट हैंड साइड की तरफ, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो DS इज इक्वल टू V/T DU प्लस ओके 4/3 UDV। ओके, यहाँ तक का थिंग आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा होगा तो कमेंट करिएगा। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। क्या क्या देखे अभी तक, ds इज इक्वल टू V/T du प्लस 4/3। ओके, चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर u ले लेते हैं, T dv, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, 3 तक इस्तेमाल किए थे। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ना हमारे पास, ds इज इक्वल टू V/T du प्लस 4u/3t dv, इस एक्सप्रेशन को देख करके मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो एंट्रोपी है ना प्यारे व्यूअर, ये एक्चुअली में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। देखिए वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखो, टेम्परेचर को तो यूनिफॉर्म है तो उसको थोड़ा साइड करो तो आपको पता चलेगा हर जगह पर आपको वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी ही दिखेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन, ओके, फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन, है ना, अबव एक्सप्रेशन 4 इस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है ये एक्चुअली में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। किसका किसका, एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम का। ओके, सो अगर हम लोग चाहें तो ds को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, टोटल डिफरेंशियल के फॉर्म में, कुछ इस प्रकार से, ∂s/del u du प्लस ∂s/, यहाँ पर u लिए थे, हाँ v ले लेंगे अब, ओके,
डी ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 4 भी ds का है, इक्वेशन 5 भी ds का है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर बदलते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा ऑन कंपेयरिंग। ओके, ऑन कंपेयरिंग 4 एंड 5, हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 5 है प्यारे व्यूअर, इन दोनों को कंपेयर करते हैं थोड़ा। दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आप देख पा रहे होगे डेल एस बाई डेल यू के जगह पर यहाँ पर v बाई टी है, और यहाँ पर डेल एस बाई डेल वी के जगह पर क्या है 4u बाई 3t है ना। बाद बाकी हर चीज़ सेम है। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल एस बाई डेल यू ये किससे इक्वल है v बाई टी से, और डेल एस बाई डेल वी ये किससे इक्वल है 4u बाई 3t से। मेरे प्यारे व्यूअर्स एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, हम लोग ये जो सिंबल है डेल का, हम लोग इसको डेल पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको कर्ली बोलते हैं, तो आप कर्ली भी पढ़ सकते हो, डेल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक डेल एस बाई डेल यू का और एक डेल एस बाई डेल वी का, दोनों का आगे प्रयोग करेंगे। ओके, आइए यहाँ पर देखिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो ds है ना ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। ओके, और परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए हमारे पास एक कंडीशन होता है कुछ इस प्रकार का। देखिए अगर कोई भी अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है तो उसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल अगर है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है ना। मान लेते हैं एज ds इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ओके, परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, मान लीजिए ये आपका परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो इस स्थिति में जो कंडीशन होगा डेल स्क्वायर एस बाई डेल यू डेल वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एस बाई डेल वी डेल यू, इस कंडीशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, और इस कंडीशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डेल बाई डेल यू को बाहर कर दे और यहाँ पर डेल एस बाई डेल वी को अंदर रहने दें, उसी प्रकार यहाँ से डेल बाई डेल वी को बाहर कर दें। ओके, और अंदर में डेल एस बाई डेल यू को रहने दें, तो आप गौर से ऑब्टेन कर पाएंगे कि इस हिस्से का वैल्यू हमारे पास है और इस हिस्से का भी वैल्यू हमारे पास है ना। सो फ्रॉम 6, ओके, फ्रॉम 6 इक्वेशन नंबर 6 से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेल बाई डेल यू, ये जो डेल एस बाई डेल वी है इसके जगह पर क्या लिख देंगे 4u बाई 3t लिख देंगे, है ना। देखिए 4u बाई 3t है, 4u बाई 3t। उसी प्रकार डेल बाई डेल वी यहाँ पर क्या है डेल एस बाई डेल यू है, तो डेल एस बाई डेल यू का वैल्यू क्या है v बाई टी। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए बोथ साइड्स आप। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना होगा बोथ साइड्स। यहाँ पर देखिएगा, देखिए एक चीज़ हम आपको अच्छे से बता देते हैं, और ये चीज़ आप भी पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में कहीं ना कहीं, हमारा ये जो वॉल्यूम है ना, ओके, और ये जो टेम्परेचर है ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो अगर आप v के रेस्पेक्ट पर t को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार t जो है आपका u पर डिपेंडेंट होता है, ऐसा कह सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी, तो डिफरेंशिएट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे आइए। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि u बाई टी दोनों अवेलेबल है तो हमें क्या करना होगा, बारी बारी से डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। एक बार u को डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार t को। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो यही कहता है। तो क्या किया जाए, 4/3 t एंड u को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगा। ओके, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो ये सिंबल प्लस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4/3 u ये तो सेम रहेगा, है ना। अब चूंकि ये t है, ये जब ऊपर जाके डिफरेंशिएट होगा तो नीचे में t स्क्वायर आ जाएगा और ये पूरा चीज़ जो है नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि हम लोग t को डिफरेंशिएट किए हैं तो यहाँ पे हम लोग को डेल t बाई डेल यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो v के रिस्पेक्ट पर इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर 1/t ही बचेगा, क्योंकि t का तो डिफरेंशिएशन होना नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये जो 4/3t है इसको इधर लेके चलते हैं, है ना, राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर आपका बचेगा 4u बाई 3t स्क्वायर डेल t बाई डेल यू बच जाएगा, ठीक है। आप अच्छा आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, यहाँ का डिफरेंशिएशन भी आप समझ पा रहे होंगे, है ना। आप खुद से भी एक बार करके देखिएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर 1/t माइनस 4/3t आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 3 माइनस 4/3t देखने को मिलेगा, मतलब -1/3t देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, -4u/3t स्क्वायर डेल t बाई डेल u इज इक्वल टू -1/3t। देखो 3t और इधर 3t स्क्वायर है तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे t बचेगा और नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल कर दो, तो आपको इधर क्या मिल जाएगा 4u/t, ओके, एंड डेल t बाई डेल u इज इक्वल टू आपका 3t कैंसिल हो गया, इधर 1 बच रहा है ना। अब देखो यहाँ पर जो है हम लोग चाहें तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं ताकि इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट्स ऑब्टेन किया जा सके, है ना। यहाँ पर देखिएगा, अब चूंकि यहाँ पर u है तो इसको डेल u को उधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा u डेल u, और 4 जो है आपका ये t के साथ रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, इसके साथ रखते हैं इसको। तो हम लोग इसको इधर ले आए तो इसको उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा ना, अगर हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे तो। यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने में थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं, ओके, रुक जाइएगा। यहाँ पर हम लोग दोबारा से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमारे पास क्या है 4u/t डेल t बाई डेल u इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमें क्या करना है, u और t को सेपरेट करना है, तो ऐसा करते हैं ना, देखिए डेल t बाई t को यहीं पर रखते हैं और डेल u को ऊपर ले जाके यहाँ पर 4u ले लेते हैं, ओके। और ऐसा करें कि 4 को हम लोग इधर भी रख सकते हैं, इधर भी, ठीक है, इच्छा आपकी, लेकिन चूंकि हमें टेम्परेचर पे पावर 4 चाहिए होता है तो इसको इधर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 4 डेल t बाई t, ओके, एंड डेल u बाई u। अब बोथ साइड्स को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4 log t इज इक्वल टू log u, ओके। और एक और चीज़ है कि हमारा जो मतलब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वो इसके साथ आना चाहिए, ठीक है, t के साथ आना चाहिए ताकि हम लोग का थोड़ा बन सके यहाँ पर काम, ओके। log u इज इक्वल टू 4 log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को चलिए a ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर log u इज इक्वल टू 4 है, 4 log t प्लस इसको भी log a ले लेते हैं, आप ले सकते हो कांस्टेंट को, ठीक है। log u इज इक्वल टू log a t पे पावर 4, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, और बोथ साइड्स log कैंसिल करोगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, a t पे पावर 4। अब यहाँ तक आपको थिंग समझ में आ गया होगा, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी है वो a t पे पावर 4 से इक्वल है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमारा जो टोटल एनर्जी E है ना, ये एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। और वो किससे रिलेटेड होता है, मतलब जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/4 AC, ओके, 1/4 AC होता है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक मिनट, ये यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर ये UC होगा। हमने क्या कहा, जो टोटल एनर्जी है वो आपका एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड होगा ना, तो 1/4 UC होगा, ठीक है। अब देखो U का वैल्यू कितना आया हुआ है हमारे पास, उसको यहाँ पर रख दो, ठीक है, तो AC t पे पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है ना 1/4 AC, ठीक है, ये है आपका सिग्मा, जिसे हम लोग स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप देख चुके हैं, है ना। सो E क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा t पे पावर 4 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को थर्मोडायनामिकली प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ जो है बोल्ट्जमैन ने किया था, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे थे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हल्का सा हमारे से यहाँ पर मिस्टेक हो गया था तो हम लोगों ने दोबारा इसे रीअरेंज किया, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम लोग कहाँ पर, अगली वीडियो में, ओके, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।